हेलो डियर स्टूडेंट, सो आज से हम आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डे बाय डे आपको एवरी लेक्चर में आपके ईच चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आपको जो मैथ का पेपर होगा वो होगा आपका 12 मार्च को। डेट शीट आ गई है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ रह गया है। और जो इस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सब में ऑलमोस्ट आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इन 1.5 मंथ्स में आपके पूरे जो मैथ है उसकी आपको रिवीजन भी करना है। उसके अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनको भी आपको पढ़ना है। तो इतने कम टाइम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना ये तो पॉसिबल मुश्किल होगा। तो इसी के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड सीरीज, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो इस ईयर में आ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला लेक्चर से। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर होते हैं हमारे जो कि हमारे -∞ टू इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी कोई भी नंबर हो वो सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हो, P/Q की फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1, -1, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। सेकेंड होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5। तो हम इस पूरे चैप्टर में केवल रियल नंबर पे भी बात करेंगे, है ना। अब इस चैप्टर में देखिए आपकी 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम है आपकी इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम है और एक सेकंड थ्योरम और है। आपको दोनों थ्योरम पे यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, इस चैप्टर में ओनली 2 थ्योरम ही है, उसके आधार पर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है आपकी इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है? इसमें क्या है कि आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b और एक एनी अनदर पॉजिटिव इंटीजर है q और r, सच दैट a को हम लिख सकते हैं bq प्लस r, वेयर यहाँ पर जो r है उसकी वैल्यू होगी आपकी 0 से b के बीच में, यानी कि r की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी बट b से लेस देन होगी। ओके, तो ये तो होती है आपकी इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अलावा कि आपकी दूसरी थ्योरम भी है। उस थ्योरम में क्या है कि यदि आपका a² है, यदि a² n से डिविजुअल है तो आपका a भी n से डिविजुअल होगा। आपको केवल इस पूरे चैप्टर में 2 थ्योरम याद रखनी है। आपने यदि ये दोनों थ्योरम याद रख ली तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना, पेपर में। तो इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1260 एंड 7344 यूजिंग इक्विवेलेंट एल्गोरिथम। तो हमें इक्विवेलेंट एल्गोरिथम लगानी है। पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इक्विवेलेंट एल्गोरिथम क्या होती है। इक्विवेलेंट एल्गोरिथम होती है हमारी a = bq प्लस r, वेयर r की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के और b के बीच में होगी। ओके, यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपको। एक चीज क्या याद रखनी है कि जो a की वैल्यू होगी ना वो b से ग्रेटर देन होगी, यानी a ग्रेटर देन b होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से अब कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7344 हो जाएगी। a इक्वल टू तो हो जाएगा हमारा 7344 एंड b इक्वल टू हो जाएगा 1260। तो ये तो आ गई हमारी a और b की वैल्यू। ना अब इन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन देखिए a की जगह तो मैं 7344 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 7344 इक्वल टू b की जगह हो जाएगा 1260। नाउ q क्या है? q क्या होता है? q होता है हमारा क्वाड्रेंट, यानी कि 7344 में हमारे 1260 का कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, a में b का कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो वो होता है हमारा q। अब यहाँ से देखते हैं हम
तो देखिए 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6300 और 6 टाइम क्या हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा हमारा 7560। तो 7560 734044 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब हमारा केवल 5 टाइम से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पे इंटू 5 लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए कितना रिमाइंडर बच गया हमारे पास में, 6300 आया था, यहाँ पे 7344 है, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 1044। ओके नाउ अब आगे क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको तो ले लेते हैं हम ए और इसको हम ले लेते हैं बी। ओके तो नेक्स्ट ये तो होती है हमारी फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप हो जाएगा, आपको इसी तरह से लिखना है, आपको वहां पे लिखना है बोर्ड में, ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट एल्गोरिथम लिखनी है, उसके बाद में आपको ए और बी की वैल्यू लिखनी है, फिर यहाँ पे लिखना है आपको बाय यूजिंग इक्विवेलेंट एल्गोरिथम, देन आपको ये चीज लिख देनी है ना। फिर आपको सेकंड स्टेप लिख देना है कि स्टेप 2, देन आपको अब यहाँ पे लिखना है आपको ए इक्वल टू हो जाएगा नाउ ए इक्वल टू 1260 एंड बी इक्वल टू 1044। नाउ इसके बाद में आपको लिख रहा है बाय यूजिंग इक्विवेलेंट एल्गोरिथम, देन आपको लिख देना है ये 1260 इक्वल टू 1044 इंटू, अब देखिए 1 टाइम्स डिवाइड जा रहा है ओनली, तो इंटू 1 हो जाएगा प्लस में। अब देखिए रिमाइंडर क्या बच जाएगा, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 216। ओके नाउ इसके बाद में आप फिर से इसी स्टेप को लगाएंगे, आपको एवरी स्टेप में वो चीज तो लिखनी है जो मैंने आपको अभी चीज बताई है कि अब इसके बाद में आपको लिखना है कि अपना रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल टू नहीं हुआ, इसलिए हम अगेन थर्ड स्टेप पे जाएंगे। आपको ये तब तक करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। ओके तो हम यहाँ से थर्ड स्टेप पर जाएंगे। अब थर्ड स्टेप में भी आपको लिखे हुए कि नाउ ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 1044 एंड बी इक्वल टू हो जाएगा 216, आपको ये चीज लिखनी है। फिर उसके बाद लिखना है आपको बाय यूजिंग इक्विवेलेंट एल्गोरिथम, देन आपको लिख देना है ये 1440 इक्वल टू 216 इंटू, फिर से देखिए कितने बार डिवाइड जा रहा है, तो देखिए यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1080, तो 5 टाइम्स तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो ये इंटू 4 हो जाएगा प्लस। अब इंटू 4 करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 800, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो 864 हो जाएगा ना। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 180। ओके नाउ अब भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ, तो हम फिर से इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। ये स्टेप हमें तब तक फॉलो करनी है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। देन फोर्थ स्टेप में आपको वो चीज लिखनी है, उसके बाद में लिख रहा है नाउ ए इक्वल टू हो जाएगा 216, बी इक्वल टू हो जाएगा 180। आपको ये चीज तो हर स्टेप में लिखनी है ना। देन उसके बाद लिखना बाय यूजिंग इक्विवेलेंट एल्गोरिथम। इस तरह से आप लिखोगे ना तो आपका जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, वो आपके कुछ भी मार्क्स नहीं काटेगा। देन इसको लिख देना आपका 216 इक्वल टू 180। नाउ आप देखिए केवल 1 टाइम्स डिवाइड हो रहा है ना, प्लस में आपका रिमाइंडर अब कितना आ जाएगा, अब रिमाइंडर आ जाएगा आपका 36, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। देन आप अगेन इसी स्टेप को फॉलो करोगे, है ना, सब चीज भी इसी तरह लिखोगे। नाउ ए इक्वल टू 180, बी इक्वल टू 36 एंड बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। देन फिफ्थ स्टेप आपकी हो जाएगी स्टेप 5, यहां पर आपका ए की जगह आ जाएगा 180 इक्वल टू बी की जगह आ जाएगा आपका 36। नाउ अब देखिए 36 इंटू 5 क्या होता है, 180 होता है। तो अब यहाँ 5 टाइम्स पूरा डिवाइड हो गया, प्लस में आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा, अब यहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है। ओके तो अब यहाँ से देखिए आपका जो बी की वैल्यू आएगी वही आपका एचसीएफ हो जाएगी, यानी एचसीएफ ऑफ 1260 एंड 7344 इक्वल टू 36। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरह से सॉल्व करना पूरे पेपर में। आप जो भी मैंने आपको एक चीज बताई है, आपको पूरे पेपर में एक एक चीज वो लिख के आनी है। इस तरह से आप लिख के आओगे ना तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके नाम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। ओके तो उनको आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी जो भी हमें निकालना हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालना हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे
कि लेट ए इज द पॉजिटिव odd integer and b is another some positive integer such that a equals to bq plus r where r belongs to 0 to b। ये यहाँ पे आपको लिख रहा है, यहाँ पे कोष्टक में आपको लिख देना बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम एग्जाम में। ओके नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यदि मैं कंपेयर करूं तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो पुट b इक्वल टू 4 इन अबव इक्वेशन, ये चीज आपको लिखनी है। देन यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 4q प्लस r वेयर r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक तो 0 पॉसिबल है, एक 1 पॉसिबल है, एक 2 पॉसिबल और एक 3 पॉसिबल है। 4 नहीं हो सकती, 4 से लेस देन चाहिए। ओके नाउ अब r की वैल्यू 1 बाय 1 रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, केस यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट, उसके बाद में केस फर्स्ट व्हेन r इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखोगे आप व्हेन r इक्वल टू 0। नाउ r इक्वल टू 0 जब इस इक्वेशन में रखोगे तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 4q। ओके नाउ इसी तरह से केस 2 लोगे, केस 2 में लिखोगे r इक्वल टू 1, देन केस 3 में r इक्वल टू 2, केस 4 में r इक्वल टू 4। तो इस तरह से आप ये 4 केस लिख लोगे, है ना। तो केस 2 लिख लेते हैं हम, केस 2 व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 4q प्लस 1। ओके इसी तरह से केस 3 लिख लेंगे, केस 3 व्हेन r इक्वल टू 2, अब r की जगह यहां पे 2 रख देते हैं। देन देखिए ये हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 2। देन केस 4 व्हेन r इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू हो जाएगा आपका 4q प्लस 3। नाउ अब आपने सारी r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है ना। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और कौन सा इवन पॉजिटिव इंटीजर है। कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ना ये तो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो यहाँ से a जो होगा वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैसे होगा, जब उसमें 2 का डिवाइड नहीं होगा तो वो ऑड होगा। यहाँ पे देखिए यदि ये 4q है तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2q लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है ये तो 4q तो 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब में कि ये तो इवन हो जाएगा, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। देन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आके ये हो जाएगा 2q प्लस में 1। इसका मतलब a जो है वो 2 से डिविजुअल है, तो ये भी हमारा इवन ऑड इंटीजर होगा, इवन इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ना यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 3/2 होगा, 3/2 2 से डिवाइड नहीं होता 3, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे सो द पॉजिटिव ऑड इंटीजर a इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, यानी जो स्टेटमेंट ऊपर दे रखा हो उसको नीचे लिख दोगे, हेंस प्रूफ लिख देना। देन तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करके आओगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है। इसमें बोला सम ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो आपको स्टेप वही रखने, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले लिखना है a इक्वल टू, सबसे पहले आप लोगों के वही जो स्टेटमेंट पिछले वाले क्वेश्चन में आपने लिखा था, यही वाला कि लेट a इज, अब यहाँ पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखा था, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि पॉजिटिव इंटीजर है a। ओके देन उसके बाद यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे कि a इक्वल टू bq प्लस r। ना यहाँ से b से कंपेयर करिए तो b इक्वल टू ले लेते हैं हम 3, तो पुट b इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए r की वैल्यू जो होगी, r की वैल्यू हो जाएगी हमारी
0,1,2 ओनली 3 वैल्यूज होंगी। ओके, नाउ यहाँ से r की 1 by 1 वैल्यू रखेंगे हम सबसे पहले। तो इसी तरह से केस बना लेंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लिखेंगे। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, r इक्वल टू पहले 0 पुट करेंगे। तो r इक्वल टू 0 रखते हैं सबसे पहले। देन यहाँ से देखिए a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3q प्लस में 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3q हो जाएगा ओनली, है ना। इसी तरह से केस 2 लेंगे। केस 2 ना, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम r इक्वल टू 1 रखेंगे। सो पुट r इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। देन केस 3 ले लेंगे। तो केस 3 हो जाएगा हमारा व्हेन r इक्वल टू 2। अब r की जगह पर 2 रख देंगे इस इक्वेशन में। देन देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 2। तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। नाउ यहाँ तो आ गया a, बट क्वेश्चन हमें क्या बोला, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए हमने क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर लिया था, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया था। अब हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। तो मैं स्क्वायर करता हूँ यहाँ पर, आपको यहाँ पे लिखना बाई स्क्वायरिंग। देन उसके बाद में लिखना आपको a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और q का q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए यहाँ से यदि मैं 3 कॉमन निकाल लूँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर। नाउ मैं अब क्या करता हूँ, नाउ आपको लिखना है नाउ लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू m। तो लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू m। देन यहां से देखिए a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3m। इसे आपको इक्वेशन 1 दे देते ना। देन आप सेकंड केस पे जाओगे। अब सेकंड केस में भी आपको स्क्वायरिंग करना होगा। तो आप यहां लिखोगे बाई स्क्वायरिंग। देन आप लिखोगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ आप पिछली क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ चुके हो। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले करेंगे हम 3q का होल स्क्वायर। तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर। पहले यहाँ पे भी किया था, देखिए 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर हुआ था। प्लस में बी स्क्वायर, बी की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है। तो 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस में 2 इंटू 3q इंटू 1, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6q। नाउ देखिए इसको आगे इस तरह से लिखना है आपको। इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 6q। इसमें से आपको 3 कॉमन निकाल लेना है। देन आप इसमें से 3 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए 6q में से 3 कॉमन आ गया तो यहाँ हो जाएगा ओनली 2q प्लस में आपका 1 रहेगा। देन उसके बाद में आपको इसी तरह से जैसे यहाँ पे लेट किया था 3q स्क्वायर को m, यहाँ पे आपको 3q स्क्वायर प्लस 2q को m ले लेना है। तो लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। देन यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3m प्लस 1। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। नाउ इसी तरह से आपको केस 3 को सॉल्व करना है। तो केस 3 में a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे r की जगह पर आ जाएगा आपका 2, है ना। नाउ स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस। नाउ अब देखिए 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 12। तो यहां से हो जाएगा 12q। ओके, देन इसके बाद में आपको 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको आपको लिख देना है a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1।
अब मैंने 3 लिखा तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों किया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन 3 स्टेप में से 3 कॉमन निकाल लूंगा। देन यहां से ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, यदि मैंने ऐसे 3 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। नाउ इसके बाद में फिर वही करूंगा, इसको मैं क्या मान लूंगा, m मान लूंगा। सो लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस m। देन ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस में 1। यहां से भी आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। इसको आपको इक्वेशन नंबर 3 दे देना है। देन उसके बाद में आपको लिखना है कि बाय द इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज सो दैट कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। सो हेंस प्रूफ। तो इस तरह से यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें, है ना। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है ना, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल पूछ भी ले। कुछ डाटा चेंज कर सकता है, यहाँ पे 3m है, कुछ भी 4m कर सकता है, तो कुछ भी चेंज कर देगा वो थोड़ा सा डाटा, बट प्रोसेस जो होगी वो सेम इसी तरह से होगी। आपको इसी तरह से लिख के आना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको 404 एंड 96 का, और उसके बाद में आपको वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर। तो देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप मेथड लगाओगे, आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है उसको यूज करोगे। इसकी में क्या करोगे, इसमें आप सबसे पहले 404 और 96 के प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो मैं 404 का प्राइम फैक्टर निकालता हूँ। देन देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 4 का, देखिए 2 इंटू 2 इंटू, जैसे 2 से सबसे पहले डिवाइड किया तो ये हो गया 202। देन 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 101। नाउ अब आप चेक करिए 101 में किसी और का डिवाइड हो रहा है क्या? 3 का नहीं हो रहा, 5 का नहीं हो रहा, 7 का करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 31, 7 4 जा 28, 7 का भी नहीं हो रहा। उसके बाद में 11 का करके देखते हैं, 11 का भी नहीं होगा। 13 का देखते हैं, 13 में भी नहीं हो रहा इसका। 17 का करके देखते हैं, उसमें भी नहीं हो रहा। आप देख लेना इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम लिख देंगे इनटू में 101। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पावर के रूप में, यदि मैं लिखूँ 2 to the power 2 इंटू 101। ओके, नाउ इसी तरह से 96 को लिखते हैं। तो 96 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। सबसे पहले 2 से किया तो 48 आ गया। देन अगेन 2 से किया तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देन अगेन 2 से किया 12 हो गया। फिर अगेन 2 से किया 6 हो गया। अगेन 2 से किया 3 हो गया, अगेन 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितनी पावर हो जाएंगी, 2 की पावर 5 हो जाएगी। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 2 होता है। 32 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख दिए। नाउ अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, हमारा कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, है ना। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 to the power 2 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ हो जाएगा आपका, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 2 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। नाउ इसी तरह से एलसीएम निकालते हैं। तो आपका एलसीएम हो जाएगा, यहां से देखिए 2 to the power 2 तो कॉमन आ गया इनटू में। फर्स्ट नंबर में देखिए, फर्स्ट नंबर में आपके पास बचा 101। सेकंड नंबर में क्या रह गया, सेकंड नंबर में रह गया एक तो 2 to the power 3 रह गया और एक आपके पास 3 रह गया। ना मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3, ये तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 96 इंटू 101। ना 96 में 101 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 96 में 100 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 9600। ना 1 टाइम सॉल्व करना है तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 9696। तो हमारा एलसीएम आ गया 9696 और एचसीएफ आ गया 4। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। देन उसके बाद उसने बोला है कि वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो देन देखिए अब एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू एलसीएम क्या है, एलसीएम आ रहा है
आया 9696 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। नंबर क्या है? नंबर है हमारे 404 एंड 96, तो ये हो जाएगा 404 इंटू 96। तो यहाँ से सबसे पहले LHS को लेते हैं। LHS में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 4 इंटू 6 4 24 4 2 हो गया, देन 4 इंटू 9 36 36 और 2 38 8 हो गया 3 हो गया, देन 4 इंटू 6 24 24 प्लस 3 27 7 हो गया 2 हो गया, देन 4 इंटू 9 36 36 एंड 2 38 हो गया। तो ये तो आ गया आपका SCF इंटू LCM। ना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स देखते हैं, तो 404 का यदि मैं 96 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए सबसे पहले 96 का 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्या करते हैं 96 का सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन ये हो जाएगा 4 इंटू 6 24 4 2 9 इंटू 4 36 36 और 2 38, तो 96 इंटू 4 होता है हमारा 384, तो 96 इंटू 4 हो जाएगा 344 84, देन 38 रह जाएगा, 38 अब 0 है तो 8 आ जाएगा, देन उसके बाद में 3 रह जाएगा। अब 96 इंटू 4 तो हमने निकाल दिया 384, इसमें हम 3 ऐड और कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 387। तो यहाँ से देखिए LCM इक्वल टू क्या आ गया, LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, तो हेंस प्रूफ, तो ये वाला भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या करता है, वो कभी कभी 1 मार्क्स में भी दे देता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी ये आपको चीज याद रखनी है। इस बार CBSE ने लेटेस्ट क्या डाला है कि आपका 25% जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आपको 2 नंबर से देगा, देन कहेगा उसका SCF निकालिए LCM निकालिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन और इसके अगले वाला क्वेश्चन, ये आपको कंटिन्यूस ईच ईयर में मिल ही जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन हमसे बोला गया कि हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है। अब ये तो आपको पता है कि इरेशनल नंबर है, बट प्रूफ कैसे करना है तो उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं। अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले हम इसके अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, हम ये एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट अस एज्यूम, let us assume square root of 3 is an rational number। हम सबसे पहले ये एज्यूम कर लेंगे। देन यदि ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, देन इसके बाद हम लिखेंगे कि यदि ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपको लाइन लिखनी है कॉपी में। ओके, देन इसके बाद आप लिख दोगे √3 इक्वल्स टू P अपॉन में Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। एंड इसके बाद में आपको एक लाइन और लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है कि जो P और Q है उनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, यानी कि इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली एक ही है, 1 है। और ये जो इसका मतलब क्या हो गया कि P और Q जो है वो को प्राइम है। यहाँ आपको लिख देना है P एंड Q आर को प्राइम। ओके, आपको ये चीज यहाँ पे लिख देनी है। नाउ अब यहाँ से देखिए P इक्वल टू यदि मैं निकालू तो P इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू Q। देन यदि अब मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, आपको लिखना है बाई स्क्वायरिंग, यहाँ पे लिखना है आपको बाई स्क्वायरिंग। देन लिखना है आपको P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। देन इसके बाद में आपको Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर बाई 3। नाउ अब देखिए स्टार्ट में मैंने आपको एक सेकंड थ्योरम बताई थी कि यदि हमारा A स्क्वायर n से डिविजुअल है तो A भी n से डिविजुअल होगा। यहाँ पे आपको उस जो थ्योरम है उसका स्टेट लिखना है कि इफ A स्क्वायर इज डिविजुअल बाई n देन A इज आल्सो डिविजुअल बाई n। यहाँ पे आपको उसको स्टेटमेंट लिखना है। देन आपकी यहाँ पे लिखना है सो P स्क्वायर इज डिविजुअल बाई 3 सो P इज आल्सो डिविजुअल बाई 3। यहाँ पे आपको वो लिख देना है और उसको आपको इक्वेशन 1 दे देना है।
P इज डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3, इसे आप इक्वेशन 1 दे दोगे। नाउ अब यदि P 3 से डिविजिबल है तो हम P को 3C की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से हम P इक्वल टू लिख देंगे 3C। लेट P इक्वल टू 3C। देन P की वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3 इंटू 3 9, तो ये तो हो जाएगा 9, और C का होल स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर डिवाइड बाई 3। डिवाइड बाई 3 है यहाँ पर। देन देखिए 9 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर। ना यहाँ से C स्क्वायर देखते हैं, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 3। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम जो हमने यहाँ पर थ्योरम लगाई थी उसको यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि यदि Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो Q भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो Q इज डिविजिबल बाई 3। देन इसको आप लिख दोगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P भी 3 से डिविजिबल है, Q भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर 3 तो होगा ही होगा, तभी ये दोनों 3 से डिविजिबल होंगे। सो यहाँ से लिख देंगे हम कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3 इज आल्सो द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। देन बट उसके बाद लिखोगे बट वी अज्यूम दैट P एंड Q आर क्या है? कोप्राइम है। तो ये कॉन्ट्राडिक्स क्यों आया? ये कॉन्ट्राडिक्स है, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्स। इट इज कॉन्ट्राडिक्स बिकॉज वी अज्यूम रॉन्ग। हमने क्या लिया था? स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रेशनल नंबर है, हमने अज्यूम कर लिया था, इसलिए हमारा कॉन्ट्राडिक्स आया। सो उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। आपको इस तरह से जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज आपको कॉपी में लिख के आनी है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इसमें हमें बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है? इरेशनल नंबर। ये हमको दे दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है। देन हमको प्रूफ करना है कि 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है। हम क्या करेंगे? हमें प्रूफ करना है 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि जो ये हमारा नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है, चाहे इस पर कुछ भी नंबर दे दिया है। जैसे यहाँ पे 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, हो सकता है एग्जाम में आपको दे दे 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपको स्टेप सेम फॉलो करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है लेट अज्यूम 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए रेशनल नंबर। ओके, देन उसके बाद में आपको फिर वही लिखना है। यदि रेशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू P अपॉन Q। ये जो मैंने आपको लाइन बताई ये आपको कॉपी में लिख के आनी है कि इफ P 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए रेशनल नंबर देन इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ये चीज आपको लिखनी है। ओके, नाउ यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं। देन देखिए इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ 5 माइनस P अपॉन Q इक्वल्स टू -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया? सिंपली P अपॉन Q को तो मैं लेफ्ट साइड में ले आया और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैं राइट साइड में ले गया। तो इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या सिंपली हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा P अपॉन Q -5 इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, नाउ अब इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में आपको 3 से डिवाइड कर देना होल को। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा Q, तो ये हो जाएगा हमारा P माइनस 5Q डिवाइड बाई Q इक्वल्स टू
3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ 3 से डिवाइड कर देते हैं ना, आपको यहाँ इक्वल टू का साइन लगा के आना है ना। देन उसके बाद में आपने जब यहाँ 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा p माइनस 5q डिवाइड बाई 3q हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने p और q क्या लिए थे, p और q रेशनल नंबर थे, इंटीजर्स थे, है ना। अब p इंटीजर्स है, 5q भी इंटीजर है, तो p माइनस 5q भी आपका इंटीजर होगा। 3 इंटीजर है ये, q भी आपका इंटीजर है, तो 3q भी इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर बाई इंटीजर ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। तो इसका मतलब आपकी जो ये क्वांटिटी आप लिखोगे इसके बाद में कि p माइनस 5q अपॉन, बिकॉज सबसे पहले लिखोगे आप बिकॉज p एंड q आर रेशनल नंबर एंड 5 एंड 3 आर आल्सो रेशनल नंबर, सो p माइनस 5q अपॉन 3q आर रेशनल नंबर। सो इसका मतलब ये हो गया आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल नंबर। अब ये क्या आ गया हमारा, कॉन्ट्राडिक्ट्स आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर क्या लग कर रखा था, रॉन्ग एज्यूम कर लिया था कि 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स बिकॉज वी एज्यूम रॉन्ग दैट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए रेशनल नंबर, सो 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए रेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। जो भी मैंने आपको स्टेप बताई वो सारी स्टेप आपको फॉलो करनी है। इस तरह से यदि आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। ओके ना, इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि अभी तक तो आया नहीं गया, बट इस बार उन्होंने कर दिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो मे भी हो सकता है कि वो पूछ ले क्वेश्चन। उसमें क्या है आपको, उसमें आपको क्या है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में है थोड़ा सा, डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि यदि मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ, आपके लिए पेपर में दे दिया 1 डिवाइड बाई 125, इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो आपका फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, जिसका कुछ डेसिमल के बाद में आपका फिनिश हो जाए उसका, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो कंटिन्यूसली चलता रहे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके आपके फैक्टर करोगे। देन ऐसे देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन में 125 क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। देन आप इसको क्या करोगे, इसके बाद में आपको जो भी हो डिनोमिनेटर उसको आपको 10 के मल्टीप्लाई में करने की ट्राई करनी है। तो यहाँ से देखिए यदि मैं 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये 10 के मल्टीपल में हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 10 2 क्या होता है, 10 होता है। देन यहाँ से ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3 कितना होता है 1000, तो ये 1000 हो जाएगा। देन यहाँ से ये हो जाएगा 0.008। तो ये कैसे हो गया, अब देखिए 8 पे आ गए, फिनिश हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। अब चाहे कुछ और क्वेश्चन दे दे, जैसे कि 1250 दे दे, कुछ भी नंबर दे दे, तो आपको इसी तरह से उसको सॉल्व कर लेना है। यदि ये फिनिश हो जाए तो टर्मिनेटिंग है, यदि फिनिश नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि आपको ये दे देगा, देन कहेगा कि बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर कुछ और, नन ऑफ दीज, इस तरह से वो ऑप्शन दे सकता है। ओके, तो ये तो बात हुई आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके क्वेश्चन मिले सैंपल पेपर, उनको आपको सॉल्व जरूर कर लेना है। ओके, उसके अलावा हम भी आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो आप और इसी के साथ डाउटनेट के साथ बने रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड यदि आपके कोई फ्रेंड है जिनको नहीं पता है उनको भी आप इसके बारे में बताइए। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके, बाय।